उबाठा सेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट का लगातार ये आरोप है कि बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर रही है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या सच में बीजेपी इन क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर रही है या फिर ये पार्टियां अपनी ही गलतियों की वजह से कमजोर हो रही हैं? वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर ने दिवाली स्पेशल एडिशन में इस मुद्दे का विश्लेषण किया था और ये वीडियो उसी विश्लेषण पर आधारित है। इसे जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं आबा मालकर हूं। कांग्रेस की गिरावट पिछले 2 दशकों से साफ दिख रही थी। महात्मा गांधी ने जोर दिया था कि देश को आजादी मिलने के बाद कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी को यकीन था कि आजादी का दावा करने से वो पार्टी सत्ता पर कब्जा कर लेगी और पॉलिटिक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन कांग्रेस, जो उन्हें राष्ट्रपिता मानती थी, ने अपने पिता की इसी भूमिका को नकार दिया और एक पार्टी के तौर पर सत्ता पर अपनी मोनोपोली बना ली। बेशक एक पार्टी पर भी मुट्ठी भर नेताओं का कंट्रोल था। मोनोपोली हमेशा करप्शन को न्योता देती है और धीरे धीरे कांग्रेस का पतन होने लगा। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह था कि कांग्रेस के पास कम से कम एक देशव्यापी संगठन की रीढ़ तो थी और दूसरी पार्टियों की सभी राज्यों में वैसी मौजूदगी नहीं थी। जाहिर है, नई उभरती पॉलिटिकल पार्टियों की तुलना कांग्रेस के संगठन या नेताओं से नहीं की जा सकती थी। इसीलिए 2014 तक कांग्रेस को बराबर टक्कर देने वाली कोई पार्टी सामने नहीं आ सकी। लेकिन लोकल या रीजनल लेवल पर कांग्रेस के छोटे छोटे विकल्प सामने आ रहे थे। वे धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे और क्योंकि कोई नेशनल पार्टी का विकल्प नहीं था, इसलिए वोटर भी इन रीजनल पार्टियों को जवाब दे रहे थे। असल में रीजनल पार्टियां किसी भी फिलॉसफी से ज्यादा कांग्रेस के लोकल विकल्प के तौर पर उभर रही थी। आजादी के बाद के समय में इंडिपेंडेंट, कम्युनिस्ट, जनसंघ, हिंदू महासभा, सोशलिस्ट, रिपब्लिकन, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी कई लेफ्ट, राइट या बीच की पार्टियां अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ सामने आई। लेकिन आइडियोलॉजी नेशनल होने के बावजूद उनमें से ज्यादातर को रीजनल लेवल पर भी उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ नेशनल पार्टियां तो रीजनल आइडेंटिटी के साथ भी लड़ती दिखी। इत्तेफाक से जब 1952 में पहले आम चुनाव हुए तो कांग्रेस देश की पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में मेजॉरिटी और पावर जीत चुकी थी। 5 साल बाद फिर वही हुआ, लेकिन 1-2 राज्यों में एक्सेप्शन थे। साउथ के स्टेट केरल में 2 प्रोग्रेसिव पार्टियां, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, एक साथ आई और कांग्रेस को हरा दिया। वहां देश में पहली नॉन कांग्रेसी सरकार बन पाई। ओडिशा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां एक इंडिपेंडेंट पार्टी और कुछ रीजनल पार्टी ने मिलकर कांग्रेस से पावर छीन ली थी। शॉर्ट में रीजनल पार्टियां कांग्रेस के ऑप्शन के तौर पर मजबूत हो रही थी। कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट जैसी पार्टियां रीजनल लेवल पर खुद को बना रही थी, लेकिन उनकी लीडरशिप भी रीजनल लेवल पर ही रही। कुछ रीजनल नेताओं के फॉलोअर्स कांग्रेस छोड़कर रीजनल पार्टी के तौर पर खड़े होने लगे थे। ऐसे में हारने वाली पार्टियों और नेताओं के पास उदास होने के अलावा कोई चारा नहीं था। लोकसभा या असेंबली जीतने के बावजूद कांग्रेस को वोटों के परसेंटेज के मामले में कभी भी अब्सोल्यूट बहुमत नहीं मिला। दूसरी तरफ जब कांग्रेस विरोधी वोट दूसरी पार्टियों में बंट गए तो कांग्रेस असेंबली या लोकसभा जीतने में कामयाब रही। जब ये बात समझ में आई तो वोटों के बंटवारे से बचने के लिए विपक्षी पार्टियों के एक साथ आने का आइडिया आया। इससे नेशनल और रीजनल पार्टियों का मेल हो गया। 1967 में सोशलिस्ट विचारक और नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यह आइडिया दिया कि ऐसी विपक्षी पार्टियों को अपनी अपनी विचारधाराओं को समेटकर एक साथ आना चाहिए और कम से कम वोटरों को यह एहसास दिलाना चाहिए कि कांग्रेस अजेय नहीं है। उन्होंने इसे लागू करने की पूरी कोशिश की और चौथे आम चुनाव में उन्हें बड़ी सफलता मिली। तब तक कांग्रेस में नेहरू युग की लीडरशिप पीढ़ी पीछे रह गई थी और अगली पीढ़ी ने पार्टी की लीडरशिप संभाल ली थी। पार्टी में एकता खत्म हो चुकी थी और पार्टी के अंदर कलह भी शुरू हो गई थी। इसका असर 9 विधानसभा चुनावों में दिखा और उन राज्यों में कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि विपक्ष ने वोटों को बांटने से परहेज किया।
हालांकि अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों के लिए एक साथ आकर चुनाव लड़ना आसान था, लेकिन मिलकर सरकार बनाना मुश्किल था। इसीलिए अगले 3-4 साल में ऐसे राज्य में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। किसी भी पार्टी के एमएलए मंत्री पद के लिए किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने लगे और पार्टी छोड़ने लगे। 2-4 महीने बाद सरकारें बर्खास्त होने लगी। हर 2 साल में कुछ विधानसभाओं को भंग करना पड़ा और मिड टर्म चुनाव कराने पड़े। इस दौरान देश की पहली रीजनल पार्टी ने अपने राज्य में कांग्रेस की मोनोपोली को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वोटों के बंटवारे से बचने के कारण चौथे आम चुनाव में कांग्रेस जिन 9 राज्यों में हारी, उनमें एक राज्य अपवाद था, और वह था तमिलनाडु। वहां तमिल पहचान पर पली बढ़ी डीएमके नाम की रीजनल पार्टी ने अपने दम पर कांग्रेस को हरा दिया। वहीं से भारतीय राजनीति में रीजनल पार्टियों और लोकल नेताओं का दबदबा बढ़ा और नेशनल पॉलिटिक्स का दौर खत्म होने लगा। एक के बाद एक राज्य में कोई नई रीजनल पार्टी या लोकल असर वाली नेशनल पार्टी मजबूत होती गई। बंगाल और केरल में कम्युनिस्ट असरदार थे। बिहार और उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट ताकतवर हो रहे थे। पंजाब में अकाली दल पार्टी उभरी, जबकि महाराष्ट्र में रिपब्लिकन और फार्मर्स वर्कर्स पार्टी उभरी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक इंडिपेंडेंट पार्टी उभरी। इसमें दर्जनों लोकल या रीजनल पार्टियां शामिल थी, जो अपने दम पर राज्य में सत्ता हासिल नहीं कर सकती थी। इसका कारण रीजनल पहचान थी। साथ ही कांग्रेस और दूसरी नेशनल पार्टियों के अंदर की कलह भी थी। दिल्ली लीडरशिप की मोनोपोली या जाति के दबदबे के कारण ऐसी सैकड़ों छोटी बड़ी पार्टियां उभरी। उनके बीच वोटों का बंटवारा नेशनल लेवल पर कांग्रेस और राज्य लेवल पर रीजनल तौर पर ताकतवर पार्टियों के लिए फायदेमंद था। लेकिन इसी वजह से नेशनल पार्टियों के तौर पर पहचान बनाकर पॉलिटिक्स में आई ज्यादातर पार्टियों को नुकसान हुआ। उन्हें किसी न किसी राज्य तक ही सीमित रहना पड़ा। दूसरी रीजनल पार्टियों की मदद से लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन वोटों के बंटवारे से बचने की अलायंस पॉलिटिक्स ने रीजनल पार्टियों को सफलता का स्वाद चखाया और ऐसे लोकल लीडर भी ज्यादा ताकतवर हो गए। 1977 में जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के बाद ऐसी पार्टियों को एक साथ लाने और एक अल्टरनेटिव नेशनल पार्टी बनाने की कोशिश की। लेकिन जो पार्टियां इसमें घुल गई, वे अपनी पहचान नहीं भूल पाईं और जल्द ही कांग्रेस एक पर्सनैलिटी सेंट्रिक पार्टी के तौर पर फिर से उभरी। उसके बाद कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार की पारिवारिक जागीर बन गई और उसका राजनीतिक पतन होना तय हो गया। इंदिरा और राजीव गांधी की हत्याओं ने कांग्रेस को दूसरा जीवन दिया और आधी जनता एक्सपेरिमेंट के खत्म होने से कांग्रेस बर्बाद हो गई। लेकिन उसके बाद पहले के वर्किंग क्लास की जनसंघ और आज की बीजेपी ने एक अल्टरनेटिव नेशनल पार्टी बनने की कोशिश की और अब वे कहां कामयाब हुई हैं। 1967 के बाद कांग्रेस का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया था। लेकिन क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए कोई दूसरी नेशनल पार्टी नहीं थी, इसलिए इस बीच रीजनल और लोकल पार्टियों ने तेजी से इस कमी को पूरा किया। क्योंकि इंदिराजी ने कांग्रेस को इस तरह बदल दिया था जैसे वह एक व्यक्ति केंद्रित और परिवार की प्रॉपर्टी हो, इसलिए उस पार्टी में नई लीडरशिप बनाने का प्रोसेस पूरी तरह से रुक गया था। जाहिर है, राज्यों में इस कमी को पूरा करने के लिए लोकल लीडर सामने आए। अगर उन्हें किसी दूसरी नेशनल पार्टी में जगह नहीं मिली, तो उन्होंने रीजनल पार्टियों के टेंट लगाए और अपनी जगह बनाई। इसका मतलब है कि देश के लोग रीजनल पहचान पर बंटे नहीं थे। रीजनल पार्टियों और नेताओं की सफलता 2 वजहों से हुई। उन नेताओं को नेशनल पार्टी में लीडरशिप का मौका नहीं मिला और दूसरी वजह थी दिल्ली के नेताओं का नेशनल रोल के लिए रीजनल पहचान को नकारने की जिद। केरल, तमिलनाडु, बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस एक मजबूत लोकल लीडरशिप नहीं बना सकी और केंद्र के कहने पर वहां बिना चुने हुए लोगों को थोपा गया। जाहिर है, एक ज्यादा असरदार लोकल लीडर वोटरों को अपनी ओर खींच सका और रीजनल पार्टी बड़ी होती गई। राहुल गांधी या सोनिया, जो अपने ही रीजनल नेताओं से जूते उठवाते हैं, दूसरी रीजनल पार्टी के नेताओं के साथ इज्जत से पेश आते हैं। क्या उन्हीं नेताओं के राज्यों में कांग्रेस नेताओं को वैसी ही इज्जत मिलती है
ये एक बड़ी समस्या बन गई है और शरद पवार, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी वगैरह जैसे रीजनल नेता सामने आए हैं। उन्होंने मजबूत रीजनल पार्टियां बनाई हैं। इसलिए भारतीय जनता रीजनल पहचान पर बंटी हुई नहीं है। इसका सबूत बीजेपी का उभरना है। कांग्रेस के सेंट्रलाइज पावर के कॉन्सेप्ट को छोड़कर पिछले 2 दशकों में बीजेपी ने रीजनल लीडरशिप बनाकर नेशनल पॉलिटिक्स के बहाव को एक नई रफ्तार दी है। राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया, गुजरात में मोरारजी देसाई या हितेंद्र देसाई, महाराष्ट्र में यशवंतराव चव्हाण या भाऊ साहेब हीरे, बंगाल में अतुल्य घोष, उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी या चंद्रभानु गुप्ता, तमिलनाडु में कामराज, कर्नाटक में जट्टी या निजलिंगप्पा जैसे मजबूत क्षेत्रीय कांग्रेस नेता थे और नेहरू को उनके बल पर लोकसभा में बहुमत पाने की कोई चिंता नहीं थी। इनमें से ज्यादातर नेता नेहरू को चुनौती देने के लिए काफी मजबूत थे। नेहरू ने उन्हें कमजोर नहीं किया और बाद में जब इंदिरा गांधी ने उन्हें खत्म किया तो उन्होंने कोई दूसरा नेतृत्व भी उभरने नहीं दिया। राष्ट्रीय राजनीति में भी किसी दूसरे नेता को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने या राज्य में अपनी जगह बनाने की इजाजत नहीं दी गई। नतीजतन काबिल युवा नेताओं ने कांग्रेस की ओर रुख करना बंद कर दिया। उन्होंने दूसरी पार्टियों में सीटें मांगी या क्षेत्रीय पार्टियां बनाई। बीजेपी या दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों ने भी कुछ समय तक केंद्रीकृत सत्ता का ऐसा ही रास्ता अपनाया। लेकिन पिछले दशक में बीजेपी ने रीजनल लेवल पर नई लीडरशिप बनाने या युवाओं को रीजनल जिम्मेदारियां सौंपने का बड़ा कदम उठाया और इसके नेशनल पार्टी बनने का प्रोसेस तेज होने लगा। नरेंद्र मोदी के बाद उसी दौरान वसुंधरा राजे, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती जैसे कई नेता खड़े हुए। प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह जैसे नए नेता उभरने लगे और रीजनल पहचान कम होने लगी। केंद्र में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी ने ऐसे नए रीजनल नेताओं को मजबूत करने की कोशिश की है। ऐसा करके उन्होंने रीजनल पहचान को भी कमजोर करने की कोशिश की है। इसीलिए पिछले 3 सालों में रीजनल पार्टियों का दबदबा धीरे धीरे कम हुआ है और कई राज्यों का रुझान फिर से नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ होने लगा है। बीजेपी रीजनल पार्टियों को खत्म नहीं करना चाहती, बल्कि उनके साथ मिलकर देश का विकास करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन रीजनल पार्टियां यह नहीं समझती। इस वजह से वे खत्म हो रही हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे। तब तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।